चॉइस इंटरनेशनल, मुझे आदत है चॉइस ब्रोकिंग की। पहले के जमाने में चॉइस ब्रोकिंग थी, फिर नाम बदल के चॉइस इंटरनेशनल हुआ है ना। तो चॉइस इंटरनेशनल होल्डको थी, होल्डको ही है, और ब्रोकिंग इसकी वन ऑफ द सब्सिडरी है। ओ, तो पोद्दार सर से इंट्रोड्यूस करा ही दिया आपको। एक बार चॉइस इंटरनेशनल का साल का चार्ट उठाइएगा स्क्रीन पे, आज का दिखाइए, साल का दिखाइए। अप्रैल की स्टार्ट में चॉइस इंटरनेशनल का स्टॉक था तकरीबन 500 के आसपास, और आज खड़ा हुआ है 850 पे। 6 महीने में ऑलमोस्ट 65% के आसपास के रिटर्न्स। गजब मूव्स दिए हैं स्टॉक ने। खैर, मोमेंटम है बढ़िया। Q2 के नंबर स्क्रीन पर आएंगे। आय में साल दर साल 14%, इबिटा में 27% का जंप। पर मैं हमेशा कहता हूं ये इस तरह की हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज को सीक्वेंशली मैप करना जरूरी है। तो सीक्वेंशली भी आय 19% का जंप है, इबिटा 14% बढ़ा। तो साल दर साल तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन था, सीक्वेंशली थोड़े से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। अरुण सर, ऐसा क्यों? क्या थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ रही कंपटीशन की इसीलिए, या कोई और रीजन है? सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, इन टर्म्स ऑफ अगर अपन मार्जिन्स की बात करें और Q2 के नंबर्स की अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें, अगर आप कंपेयर टू YOY एक्सपीरियंस अगर अपन देखेंगे तो एज ए इंडस्ट्री वाइड पिछला Q2 वाज द बेस्ट फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री। पिछले साल का अगर Q2 अगर अपन देखें तो इंडस्ट्री वाइड सबसे बेहतर था। और सर्टेनली जिस तरीके से थोड़े बहुत रेगुलेटरी चेंजेस हुए, उस रेगुलेटरी चेंजेस का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे आया है। बट इन अ लार्जर प्रोस्पेक्ट अगर अपन देखें तो CIL में जो चॉइस इंटरनेशनल होल्डको कंपनी है, उसमें मेजर 3 बड़े रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा एडवाइजरी है, एंड NBFC है। सो हर क्वार्टर में एक एक्टिविटी सर्टेनली लीड करती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रोथ्स एंड ऑल। अगर आप देखें तो Q2 में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। हमने लगभग 5 IPO पिछले क्वार्टर में किए हैं, उनमें से 3 SME थे, 2 मैन बोर्ड अपन ने IPO किया। अपन ने लगभग 1000 करोड़ प्लस की फंड रेजिंग करी है। सो उस तरीके से मर्चेंट बैंकिंग ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स जहाँ तक अपन डिस्कस कर रहे हैं, H2 के नंबर्स विल बी बेटर देन H1, और वहाँ पे मार्जिन्स ऑल्सो विल इम्प्रूव। मैं आ रहा था, आपने अपने रिजल्ट प्रेजेंटेशन में ब्यूटीफुली हाईलाइट अपनी ओवर द इयर्स ग्रोथ को मैप करके दिखाया, और वही इंडस्ट्री का भी हाल है। करेक्ट। मतलब वो FY23 से FY24 वो सॉलिड ग्रोथ का फेज, FY24 से पार्ट ऑफ FY25 नॉर्मलाइज हुई ग्रोथ, और वहां से लेकर अब तक की जर्नी इरेटिक हो गई थोड़ी सी। तो ये क्या रेगुलेटर के एक्शंस की गाज है, और कॉन्फिडेंस है इस बात का कि यहां से वापस ग्रोथ पटरी पे लौटती हुई नजर आएगी? बिल्कुल सर, फेज वाला है, थोड़ा सा हिचकोले खाने वाला, और वापस ट्रैक्शन आएगा, ऐसा मानते हो आप? बिल्कुल सर। अगर आप देखें तो आज तक जब भी रेगुलेटर्स ने मार्केट को बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, एक छोटा पीरियड सर्टेनली हर किसी मार्केट इंटरमीडिएटरी के लिए थोड़ा टफ रहता है, बट लॉन्गर रन में उसका हमेशा बेनिफिट मिलता है। पास्ट में भी हर बार जब ऐसे इंसिडेंट हुए, उस एक क्वार्टर या हाफ ऑफ द क्वार्टर थोड़ा सा उसका हीट रहता है, बट लॉन्गर रन में क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है, मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे नंबर्स सर्टेनली इंप्रूव होते हैं। अगर आप Q1 टू कंपेयर Q2 भी करें तो भी यहाँ पे ब्रोकिंग में अच्छे नंबर्स ग्रोथ हुए, एंड वी आर होपफुल कि Q3 Q4 में ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी नंबर काफ़ी बेहतर आएंगे। तो ये अच्छे नंबर्स, मतलब एक चॉइस ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी समय देखा। अभी हो क्या रहा है, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, न्यू एज ब्रोकर्स, तो न्यू एज ब्रोकर्स सारा मार्केट छीन रहे हैं, ट्रेडिशनल के पास बहुत ज्यादा ग्राउंड रह नहीं गया। चॉइस ने हाँ ओवर द इयर्स अपने आप को समय के साथ बदला भी। मैं वो देख रहा था, आपकी वो कौन सी ऐप, चॉइस फिनेक्स, खूब डाउनलोड्स हैं, रिव्यूज भी बढ़िया थे, सब टटोल के आ रहा हूं मैं। तो आप अपना मार्केट शेयर होल्ड ऑन कर पाए हो, या इवन फर्दर कंसोलिडेट कर पाए हो क्या रहा है? सो सर, मैं आपको इसमें एक छोटा सा एडिशन देता हूं। पिछले 3 क्वार्टर से चॉइस कंटिन्यूअसली टॉप 3 ब्रोकर में है इन टर्म्स ऑफ नेट अकाउंट एक्विजिशन साइड। नए इंक्रीमेंटल जो है उसमें हम टॉप 3 ब्रोकिंग हाउसेज में आते हैं, जितने भी जो ये डिजिटल प्लेयर्स हैं। और तो आप कह रहे हो ऑनबोर्डिंग हमारी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चल रही है। ऑनबोर्डिंग भी बेहतर है, और अब जो नया कंज्यूमर या जो नया कस्टमर मार्केट में आ रहा है, वो सर 3 टियर टू 6 टियर सिटीज से आएगा। उस कंज्यूमर को आज भी फिजिकल प्रेजेंस अट्रैक्ट करती है, और चॉइस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आज जब हम
लगभग 200 प्लस ब्रांचेस लेके बैठे हैं और इस साल में लगभग 100 प्लस ब्रांच करने का टारगेट है। तो हम बाय एंड ऑफ मार्च 26 हम लगभग 300 सवा 300 फिजिकल ब्रांच के साथ होंगे और लगभग प्रैक्टिकली 1500 के आसपास फ्रेंचाइजी नेटवर्क्स के साथ होंगे। तो कस्टमर का एक्विजिशन इन टर्म्स ऑफ न्यू एडिशन हमारे लिए बेहतर मार्केट होगा कंपेयर टू द ओनली डिजिटल प्लेयर्स। ये तो सच है। मुझे भी कंफर्ट आता है किसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से डील करने में जब उसकी ब्रांच मेरे सामने हो, लोग दिखते हो मुझे। करेक्ट करेक्ट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप देखें तो पैसे की बात है। इंडियन कंज्यूमर हमेशा उसको प्रेफर देता है। अच्छा, 2 सवाल और हैं। आपने कहा H2 विल बी बेटर देन H1। आय H1 में 15% बढ़ी, EBITDA 37% बढ़ा। जब ये कह रहे हो तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन पूरे साल का है क्या? क्या अंदाजा लेके चल रहे हो आप साल के लिए? मैं स्पेसिफिक नंबर की बजाय मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पिछले 4 से 5 सालों में हमारा जो CAGR ग्रोथ है वो लगभग 50% के अराउंड रहा एंड एट ए ओवरऑल लेवल वी विल मेंटेन दिस पीस इवन इन दिस ईयर ऑल्सो इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर टाइम। सो ये जो 50% का ग्रोथ रेट हम कंटिन्यूसली पिछले 4 साल 5 साल से मेंटेन कर रहे हैं, ये ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स टाइम। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक लास्ट सवाल। रेगुलेटर की बात छेड़ी थी हमने, तो वो वीकली एक्सपायरी सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। करेक्ट आप तो इंडस्ट्री में मंजे हुए खिलाड़ी हो। कंसल्टेशन पे पेपर आया था, आपने भी पर्चा भरा होगा। करेक्ट। अभी जा रही है कि इट्स हेयर टू स्टे फॉर द टाइम बी। बिल्कुल सर, हम भी इस चीज़ के फेवर में है कि इसको थोड़े दिन और होल्ड रखना चाहिए और मार्केट में एजुकेशन लेवल पे और लिटरेसी लेवल पे थोड़ा और रेगुलेटर्स को और इंटरमीडिएटरी को एफर्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली कंज्यूमर जितने समय तक मार्केट में रहेंगे उतना हर किसी के लिए बेहतर है। सो वो बेसिकली स्पेकुलेशन एक्टिविटी नहीं करे, अपने नॉलेज से चीज़ों को एग्जीक्यूट करे, आपके चैनल को देखे, अल्टीमेटली उससे नॉलेज गेन करे, उससे उसकी मार्केट में जो LTV है, लाइफ टाइम वैल्यू है, वो इंक्रीज होगी। सो सर्टेनली एज ऑन डेट वी ऑल्सो इन दिस फेवर। सर्टेनली ये इंटरमीडिएटरी के रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट करता है, बट वी आर वेरी मच इन लाइन विद द रेगुलेटर्स कि आपको रादर देन जंप करने के स्पेकुलेशन के बजाय अपने को लिटरेसी और एजुकेशन पे एफर्ट करना चाहिए। लोगों को मार्केट में बेहतर और लंबे समय तक रहे, इसके लिए इंश्योर करना चाहिए। लाइफ टाइम वैल्यू हमें अपनी बढ़ानी है। बिल्कुल, इट्स द होल स्टोरी। ब्यूटीफुल। अरुण सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन बढ़िया नंबर्स के लिए आपको।